सोचिए जरा, एक ऐसे गुप्त ज्ञान के बारे में जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल सकता हो। एक ऐसी भाषा जो हकीकत पर लगे ताले को ही खोल दे। 16वीं सदी के इंग्लैंड में एक शख्स था, डॉक्टर जॉन डी। वो सिर्फ रानी एलिजाबेथ के सबसे भरोसेमंद सलाहकार ही नहीं थे, बल्कि उस गुप्त ज्ञान के सबसे बड़े खोजी भी थे। उन्हें पक्का यकीन था कि ये ज्ञान इंसानियत को एक नए सुनहरे दौर में ले जाएगा। पर शायद इतिहास ने कुछ और ही सोच रखा था। असल में ये ज्ञान इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि सत्ता के भूखे लोगों ने इसे खुद डॉक्टर डी से ही छीन लिया। उनके काम को तोड़ा मरोड़ा गया और उनकी कहानी को इतिहास की किताबों में बस एक चेतावनी की तरह दफन कर दिया गया और हमें सुना दी गई एक झूठी, आधी अधूरी कहानी। तो आज हम इतिहास के उसी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि डॉक्टर डी ने असल में क्या खोजा था, कैसे उनके आदर्शवादी सपने को एक साजिश में बदल दिया गया, और शक्ति का वो सबसे बड़ा भ्रम क्या है जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। डॉक्टर डी के 2 संसार, फरिश्तों के साथ उनकी बातचीत, उस ज्ञान का अपहरण, अमेरिका की गुप्त नींव, आज का अदृश्य युद्ध और आखिर में शक्ति का सबसे बड़ा भ्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर जॉन डी से। देखिए, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी घटना थे। वो एक ऐसे दौर में जी रहे थे जब दुनिया बदल रही थी। यूरोप जो है वो अंधविश्वास की नींद से जाग रहा था और विज्ञान की सुबह हो रही थी। और डॉक्टर डी इस बदलती दुनिया के बिल्कुल सेंटर में खड़े थे, जिनका एक पैर पुरानी दुनिया में था और दूसरा आने वाले भविष्य में। दिन के उजाले में वो अपने समय के सबसे ब्रिलियंट दिमागों में से एक थे। एक बेहतरीन गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और नेविगेटर। उनके पास इंग्लैंड की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, जिसमें उस दौर की लगभग सारी किताबें मौजूद थीं। मतलब वो अपने समय के वॉकिंग टॉकिंग गूगल थे। रानी एलिजाबेथ उन पर इतना भरोसा करती थीं कि किसी भी बड़े फैसले से पहले, चाहे वो युद्ध हो या कोई संधि, उनकी सलाह जरूर लेती थीं। यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर जैसा शब्द भी पहली बार डॉक्टर डी ने ही इस्तेमाल किया था। पर ये उनकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। जैसे ही रात होती, डॉक्टर डी की दूसरी दुनिया जिंदा हो जाती थी। वो एक वैज्ञानिक से एक रहस्यवादी बन जाते थे, जो कीमिया, ज्योतिष और प्राचीन जादू का अध्ययन करते थे। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि ग्रह कैसे घूमते हैं, बल्कि ये भी कि उन्हें कौन घुमाता है। डॉक्टर डी एक सच्चे आदर्शवादी थे। उन्हें लगता था कि अगर इंसान ईश्वर की असली भाषा को समझ ले तो दुनिया से सारी नफरत, लड़ाई और दुख को मिटाया जा सकता है। वो धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते थे। पर उनकी इस नेक सोच में एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी थी। ज्ञान हमेशा सत्ता को चुनौती देता है, और डॉक्टर डी की यही खोज उनकी महानता और उनकी बर्बादी दोनों की वजह बनी। अब हम आते हैं डॉक्टर डी की कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर। डी को यकीन था कि इंसान का दिमाग अपनी सीमाओं में बंधा है और वो ब्रह्मांड के असली रहस्यों को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी भी वैज्ञानिक के लिए सोचना भी नामुमकिन था। उन्होंने उच्च चेतनाओं, जिन्हें वो फरिश्ते कहते थे, से सीधे संपर्क करने का फैसला किया। इस काम के लिए उन्हें एक माध्यम की जरूरत थी, और वो बने एडवर्ड केली नाम के एक रहस्यमयी शख्स। प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित थी। केली एक खास क्रिस्टल या शीशे में देखकर ध्यान लगाते थे और फिर एक ट्रांस जैसी अवस्था में चले जाते थे। इस अवस्था में वो उन संदेशों को बोलते थे जो कथित तौर पर उन्हें फरिश्तों से मिलते थे। और डॉक्टर डी एक वैज्ञानिक की तरह हर अक्षर, हर शब्द को बड़ी सावधानी से अपनी डायरी में नोट करते थे। उनके लिए ये कोई पूजा पाठ या अंधविश्वास नहीं था, ये एक नियंत्रित प्रयोग था, हकीकत के सोर्स कोड को समझने का एक तरीका। सालों की इन बातचीत से एक पूरी की पूरी नई भाषा सामने आई, इनोशन, फरिश्तों की भाषा। इसका अपना अक्षर ज्ञान, अपना व्याकरण और अपना वाक्य विन्यास है, जो दुनिया की किसी भी इंसानी भाषा से बिल्कुल अलग है। डी का मानना था कि ये कोई आम भाषा नहीं है, ये वो मूल भाषा है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। जैसे कबाला की परंपरा में माना जाता है कि ईश्वर ने हिब्रू अक्षरों से दुनिया बनाई, ठीक वैसे ही डी का मानना था कि इनोशियन भाषा के हर अक्षर में सृष्टि की शक्ति छिपी है। ये एक ऐसी भाषा है जिससे आप सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं करते, बल्कि उसे बदल सकते हैं। डॉक्टर डी का इरादा नेक था। वो इस ज्ञान का इस्तेमाल पूरी इंसानियत के भलाई के लिए करना चाहते थे। पर वो उस दौर की राजनीतिक सच्चाई को शायद भूल गए थे।
16वीं सदी का यूरोप जासूसी, साजिशों और साम्राज्यों की लड़ाई का अखाड़ा था, और डॉक्टर डी के इस असाधारण काम ने यूरोप की सबसे ताकतवर और खतरनाक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यहीं पर कहानी में इनके पार्टनर एडवर्ड कैली की भूमिका बहुत, कह सकते हैं, संदिग्ध हो जाती है। क्या वो वाकई एक सच्चे माध्यम थे जिन्हें फरिश्तों की आवाज सुनाई देती थी, या वो एक बेहद चालाक धोखेबाज थे जो एक बूढ़े और आदर्शवादी इंसान की उम्मीदों का फायदा उठा रहे थे? या फिर एक तीसरी संभावना भी है, क्या कैली किसी खुफिया एजेंसी के डबल एजेंट थे जिन्हें डॉक्टर डी के राज जानने के लिए भेजा गया था? और फिर वो घटना घटी जिसने डॉक्टर डी को तोड़ कर रख दिया। एक दिन एक सेशन के दौरान कैली ने डी को बताया कि फरिश्तों का आदेश है कि उन दोनों को अपनी पत्नियों समेत सब कुछ साझा करना होगा। ये डॉक्टर डी के लिए एक भयानक नैतिक संकट था। सोचिए, एक तरफ सालों का उनका काम और फरिश्तों पर उनका विश्वास था, और दूसरी तरफ ये आदेश उनकी हर धार्मिक और नैतिक मान्यता के खिलाफ था। भारी मन और हिचकिचाहट के बाद अपने काम को बचाने के लिए डॉक्टर डी इस बात के लिए राजी हो गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि बस यही वो पल था जब डॉक्टर डी मानसिक रूप से टूट चुके थे और कैली का उन पर पूरा नियंत्रण हो गया था। और यहीं से उनके ज्ञान के अपहरण की असली कहानी शुरू होती है। डॉक्टर डी का सपना था ज्ञान सबके लिए, लेकिन उनके बाद 17वीं सदी में रोजी क्रूशियंस जैसे गुप्त समूहों ने इस विचार को विचारों से क्रांति में बदल दिया। और फिर 18वीं सदी आते आते फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं के हाथों में पहुंचकर ये विचार सत्ता के लिए ज्ञान का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। एक आदर्शवादी सपना एक वैश्विक साजिश में तब्दील हो चुका था। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब डॉक्टर डी रानी एलिजाबेथ को अपने गुप्त संदेश भेजते थे तो वो उन पर एक खास कोड का इस्तेमाल करते थे, 2 गोले और एक 7 का अंक जो 007 जैसा दिखता था। इसका मतलब था सिर्फ आपकी आंखों के लिए। सदियों बाद लेखक इयान फ्लेमिंग ने, जो खुद ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस में काम कर चुके थे, इसी कोड को अपने काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड के लिए चुना। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या इस बात का गहरा संकेत कि आधुनिक खुफिया सेवाओं की जड़ें डॉक्टर डी के रहस्यमयी नेटवर्क में ही छिपी हैं? तो इस अपहरण किए गए ज्ञान का आखिरी मकसद क्या था? सिर्फ यूरोप पर कब्जा करना, या योजना कुछ और भी बड़ी थी? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि डॉक्टर डी और उनके बाद आने वाले गुप्त समाजों का मकसद सिर्फ एक साम्राज्य बनाना नहीं था। वो एक न्यू एटलांटिस की नींव रख रहे थे, एक आदर्श समाज, एक दार्शनिक साम्राज्य जो यूरोप के भ्रष्टाचार से दूर नई दुनिया यानी अमेरिका में बनाया जाएगा। इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिका की स्थापना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रयोग भी था। इसके सबूत के तौर पर कई बातें सामने रखी जाती हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन, जो रोजी क्रूशियन से जुड़े थे, उनका न्यू अटलांटिस का सपना, जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे कई फाउंडिंग फादर्स का हाई रैंकिंग फ्रीमेसन होना, वॉशिंगटन डीसी शहर का आर्किटेक्चर जो मैसोनिक और ज्योतिषीय प्रतीकों से भरा हुआ है, और अमेरिकी डॉलर के बिल पर बनी वो सब कुछ देखने वाली आंख, ये सब इस ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका की नींव में एक गहरा रहस्य छिपा है। तो ये 400 साल पुरानी कहानी आज के दौर में क्या मायने रखती है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। ज्ञान और सत्ता के बीच, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच की लड़ाई आज भी चल रही है। बस लड़ाई का मैदान और हथियार बदल गए हैं। आज का जादू टेक्नोलॉजी है। जहां डॉक्टर डी फरिश्तों से सवाल पूछते थे, हम गूगल और एआई से पूछते हैं, और बदले में हमें वो जानकारी मिलती है जो हमारी सोच को आकार देती है। जहां वो भविष्य जानने के लिए ज्योतिष चार्ट बनाते थे, वहीं आज बड़ी बड़ी कंपनियां बिग डेटा एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके हमारे व्यवहार का अनुमान लगाती हैं कि हम आगे क्या खरीदेंगे, किसे वोट देंगे या क्या सोचेंगे। और जिस इनोसेंट भाषा से हकीकत को बदलने का सपना देखा गया था, उसकी जगह आज प्रोग्रामिंग कोड ने ले ली है। कोड वो भाषा है जिससे हमारी डिजिटल दुनिया बनती है, चलती है और नियंत्रित होती है। तरीके बदल गए हैं, पर इरादा वही है, हकीकत के नियमों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। तो इस नए दौर के अदृश्य युद्ध में कोई खुद को कैसे सुरक्षित रखे? इसका जवाब डॉक्टर डी की दुखद कहानी में ही छिपा है। उनकी गलतियां आज हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है, एक ऐसी चेतावनी जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पहली सीख, ज्ञान की तलाश जरूर करें, पर कभी अंधविश्वासी ना बने। डॉक्टर डी की सबसे बड़ी गलती कैली और उन आवाजों पर आंख बंद करके भरोसा करना था। सवाल पूछना कभी बंद ना करें। दूसरी सीख, अपने आसपास के लोगों की नीयत को पहचानें।
लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, वो क्या करते हैं उस पर ध्यान दें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी सीख, किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा का सौदा न करें। आपका चरित्र और आपके नैतिक सिद्धांत ही आपका सबसे बड़ा कवच है। जिस पल डॉक्टर डी ने अपने सिद्धांतों से समझौता किया, उसी पल उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना सम्मान, अपना परिवार और अपना मिशन। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी जानकारी, कोई भी ताकत या कोई भी सफलता इतनी कीमती नहीं हो सकती कि उसके लिए अपनी इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया जाए। और यहीं हम शक्ति के सबसे बड़े भ्रम पर आते हैं। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि शक्ति बाहर की चीज है, पैसे में, पद में, टेक्नोलॉजी में या दूसरों के नियंत्रण में। पर डॉक्टर डी की कहानी का असली सबक ये है कि असली शक्ति हमेशा भीतर होती है, आत्मज्ञान में, आत्मनियंत्रण में। ये वो ज्ञान है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। तो अंत में ये सवाल बचता है, डॉक्टर डी की दुनिया में जादूगर क्रिस्टल बॉल और गुप्त भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। आज की दुनिया के जादूगर कौन हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन के पीछे से हमारे विचारों और हमारी हकीकत को आकार दे रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम उन पर कितना भरोसा करते हैं?